हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनय शर्मा और आज का हमारा चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये हमारा है पार्ट 2। हम शुरुआत करेंगे चैप्टर की जर्मनी की एकीकरण से, यानी कि द कोलिशंस ऑफ जर्मनी, या फिर हम कह सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इसके बाद हमारा टॉपिक होगा इटली का एकीकरण, यानी कि कोलिशंस ऑफ इटली या यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसके बाद के जो भी टॉपिक हैं हम अंत तक इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं जर्मनी के एकीकरण से। फ्रेंड्स, जर्मनी के एकीकरण को पढ़ने से पहले हम इसकी पहले की जो एक बेस है, जो एक आधार है, जो मतलब एक इंट्रोडक्शन है, उसको जान लेते हैं। हुआ क्या था 1848 के अंदर यूरोप में जो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और नीचे ये जितना भी इलाके थे, इटली वाला भी इलाका, ये सारे के सारे इलाकों में एकदम सूखा पड़ा, भूखमरी फैली, बीमारियां फैली, महामारी आई और गरीब जनता बेकाबू हो गई। गरीब जनता ने जाके जो सरकार के अधिकारी थे, अमीर अमीर वर्ग के जितने भी व्यापारी थे, उनके घर पर कूच कर दिया और सारी व्यवस्था को भंग कर दिया। और फाइनली 18 मई 1848 को 831 लोग निर्वाचित होकर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट संसद में जाकर घुस जाते हैं सजे धजे तरीके से, और वो निर्णय लेते हैं कि अब हम एक संविधान बनाएंगे और संविधान की सभा शुरू करते हैं। उसमें जब चर्चा होती तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों ना हम अपने संविधान को एक राजा के अंडर में रखकर बनाएं। फिर क्या होता है, ये तय होता है कि कौन सा राजा रखेंगे, और फिर ये निश्चित होता है, हम अभी नक्शे से समझेंगे कि जर्मनी, ये वाला जो जर्मनी है सारा का सारा, ये जर्मनी कैसे बनता है, ये वाला जर्मनी कैसे बनता है। फिर क्या होता है, वहां पर संसद में ये निर्णय लिया गया कि जो प्रसा है, यानी कि प्रसा, ये देखो पर्शिया वाला जो राज्य है, ये वाला राज्य प्रसा, जो येलो कलर में जितना भी है, पीले कलर में, यहाँ का राजा था उसमें फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, नाम याद रखिए, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ। उसको कहते हैं कि राजा बनाने की पेशकश की, लेकिन उसने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा। उसने उन राजाओं का साथ दिया जो कि एक, हम कहते हैं, एक ऐसा जर्मनी नहीं चाहते थे जिसमें संविधान हो, मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर से पुरानी जर्मनी लौट आई, जो कि कई भागों में बटी हुई थी। अब हम शुरू करते हैं जर्मनी की एकीकरण की कहानी। हम इस पेज पे आते हैं। देखिए क्या हुआ था जब फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति, हिंदी में लिखता हूं, फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई, तो उसको पूरे यूरोप के अंदर लेके गया नेपोलियन। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए अगर हम बात बता दें तो उस समय जर्मनी के 300 से अधिक छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे किंगडम थे। फिर नेपोलियन ने क्या किया, जो छोटे छोटे किंगडम थे उनको एकत्रित किया और उन 300 में से 300 कन्वर्ट करके वो लेके आया ओनली 39 किंगडम में। केवल 39 किंगडम बचे थे। अब हम बैक उस पे जाते हैं। 39 किंगडम बचे थे किसके, इस जर्मनी के। जर्मनी देखिए, ये जो नक्शा है 1848 से पहले का नक्शा है। ये देखिए, ये वाला सिस्टम, ये वाला भाग, हम रेड कलम लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। ये वाला देखो, ये वाला और ये सारा का सारा जर्मनी का ही फैला हुआ हिस्सा है, बल्कि यहां तक डेनमार्क आधा लूटा हुआ है। अब मुख्य बात आती है कि जर्मनी की एकीकरण की शुरुआत कैसे होती है। 1848 के अंदर जब फ्रेडरिक विल्हेम ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम एक ऐसा राज्य नहीं चाहते, एक ऐसा जर्मनी नहीं चाहते जिसमें एक संविधान हो, जो एकीकृत जर्मनी हो। फिर क्या हुआ, उस समय, उसके बाद फ्रेडरिक विल्हेम के बाद प्रशा जो है, इसके एक राजा हुए जिनका नाम था विलियम फर्स्ट। यहां पर नाम लिखिए आप, विलियम प्रथम। और इनका एक बहुत ही कारगर मंत्री था जिसका नाम था ओट्टो वॉन बिस्मार्क। यहां पर लिखिए आप, ओट्टो वॉन बिस्मार्क। ये कौन था, काबिल मंत्री, किसका, राजा का, विलियम फर्स्ट का। इसने सबसे पहले क्या किया, प्रशा ने, ये देखिए इतने सारे 39 राज्य थे इसके अंदर, जर्मनी के अंदर 39, जैसे एक ये वाला राज्य था, एक ये वाला राज्य था, एक ये, एक। तो क्या प्रशा सबसे ज्यादा बड़ा था। प्रशा, ये जो रेड कलर में मैंने अब कर दिया, ये
जो येलो कलर में जितना भी राज्य है, ये सबसे बड़ा राज्य था। उसने क्या किया, लीडिंग करने लगा कि हम जर्मनी को एकीकृत करें। इसके एक राजा थे विलियम फर्स्ट, उनका एक बहुत प्रसिद्ध मंत्री और होशियार मंत्री था जिनका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। इसमें मैं फोटो नहीं लगा पाया हूं, आपको दिखा भी देता। तो ओटो वॉन बिस्मार्क ने ये काम अपने ऊपर ले लिया, कहा कि जर्मनी को मैं एकीकृत करूंगा। और उसने क्या किया, चुपके से चोरी से जो सरकारी रुपया था प्रशाक, उसको निकाल लिया। जो रुपया निकाला तो पूरे के पूरे जो साम्राज्य था उसमें हड़कंप मच गया, राजा के अंदर भी हड़कंप मच गया कि ऐसा क्यों किया भाई तुमने। लेकिन ओटो वन बिस्मार्क ने दिमाग लगाया और वो सारा का सारा रुपया क्या किया, सेना पे खर्च कर दिया। जो सेना थी उसको मजबूत कर दिया। जब उससे किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैंने सेना मजबूत करने का कार्य किया, इसलिए रुपए निकाल लिए। चलो ठीक है। फिर उसने तुरंत मौका का फायदा उठाकर उसने क्या किया, यहां से डेनमार्क पर हमला कर दिया और इतना डेनमार्क उसने जीत लिया। ये ऊपर ये है ना, इतना किंगडम, ये सारा का सारा डेनमार्क का है। तो उसने क्या किया, इतना डेनमार्क जीत लिया जो कि आज भी जर्मनी के अंदर मिला हुआ। देख लीजिए आप, ये वाला जो पार्ट है इस वाले मैप में ये वाला पार्ट है, ये पहले डेनमार्क का ही हुआ करता था। जब ओटो वन बिस्मार्क ने डेनमार्क का आधा पार्ट जीत लिया तो इससे क्या हुआ, जनता के अंदर एक खुशी पैदा हुई कि यार हमारे देश के लिए ये बंदा काम कर रहा है, यही सही है, इसी को हम मानते हैं, यही आगे लीड करेगा। इसने बहुत सारी संधियां की, फ्रांस से संधि की, इटली से संधि की, ऑस्ट्रिया से संधि की, और इतना ही नहीं 1871 तक 7 साल तक युद्ध चला। और 7 साल तक इसने युद्धों को क्या किया, लीड किया। आगे क्या हुआ,